के सभी दर्शकों को मेरा आमंत्रण है। आप इस पर लगातार बने रहिए और जो इकोनो मैथमेटिक्स का उद्घोष, ये बिल्कुल अलग तरह का यह प्रोग्राम है जो किसी मतांतर के अनुसार इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे किया जाए वैसा नहीं है। इसमें जो अर्थशास्त्र के सिद्धांत हैं इन्हें मैथमेटिक्स के फार्मूलों के जरिए जांचा और परखा जाता है, न कि जो मतांतर होते हैं और उनके अंदर जो अलग अलग विचारधाराएं हैं उनके कारण जो टकराव होता है। क्योंकि बहुत साधारण सी चीज है कि 2 और 2 4 होते हैं, इसके बारे में कोई विवाद नहीं कर सकता। मगर अगर हम कहें कि नहीं, अर्थशास्त्र कोई दूसरी बात कहता है और आप दूसरी बात कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से अधिकांश विद्वान इस बात को स्वीकार करेंगे कि ये मतांतर जो है ये गणित के सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए, ना कि विचारधाराओं की लड़ाई होनी चाहिए। किताब जब मैंने ये कॉस्मिक कॉन्सेप्ट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट लिखी थी, मैंने उसी समय इस बात को रेखांकित किया था कि इस किताब में जो सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं उन्हें सिमुलेशन के जरिए और अधिक गतिशील और जिसे आप कह सकते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगा, इसकी गति कैसे होनी चाहिए, इस संबंध में जो सिमुलेट करना है इसकी संभावनाएं अपार हैं। इस किताब के इंट्रोडक्शन में आप इस बात का उल्लेख समझ सकते हैं। किताब की शुरुआती इस बात से मैंने करी है कि आज की तारीख में पूंजीवाद और साम्यवाद, इन दोनों मतों के बीच में आज भी मतैक्य नहीं है। चीन की अर्थव्यवस्था आज भी साम्यवादी है, चाहे भले वो कितना भी अस्थिर हो, कितनी भी उस समाज के अंदर असंतोष हो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेके। मगर जहां तक मुक्त अर्थव्यवस्था का सवाल है, कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिसके कारण लगता है कि ये जो मुक्त व्यापार को अपनाने वाले देश हैं, ये भी इनके हित आपस में एक दूसरे से टकराते रहते हैं। उदाहरण की तरह से आज हम देख सकते हैं कि किस तरह से जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है और यूरोप के बीच में, बल्कि ये कहिए कि जो टैरिफ वॉर के चाहिए, इस कारण से पूरे विश्व में अशांति है। क्योंकि पूंजीवाद का एक हमेशा लक्ष्य होता है कि अधिक से अधिक आर्थिक शक्ति के जरिए अपने साम्राज्य को फैलाया जाए। अभी तक तो जो है, जो यूएसए है, अमेरिका, वो उसका यानी कह सकते हैं कि एक छत्र राज्य था। मगर परिस्थितियां बदलते टाइम नहीं लगता, उसके साथ ही देश ही अब उसके खिलाफ हो गए हैं, क्योंकि जो टैरिफ वॉर में उन्हें भी शामिल कर लिया गया। तो अब जो है एक नया दौर चालू हो गया है जिसमें एक ही विचारधारा को मानने वाले देश भी आपस में सहयोग नहीं कर सकते, एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हो गए। कहने का तात्पर्य ये है कि सहयोग की भावना का कहीं दूर दूर तक आर्थिक विकास में इसका दर्शन नहीं होता। मगर आज मैं आपसे जिस बात की चर्चा कर रहा हूँ, वो वैसे तो इकोनॉमिक मैथमेटिक्स के कई मॉडल मैंने बनाए हैं और उनको जो हमारी साइट है इकोनॉमिक मैथमेटिक्स की, उसके जरिए इसका जो प्रोग्राम है यूजर गाइड के साथ में ये विक्रय हेतु उपलब्ध है। किंतु जहां तक सिमुलेट करने की बात है, ये एक साधारण आदमी के समझ की बाहर की बात है और उसके लिए यह कोई विशेष, इसे कह सकते हैं कि रुचि का विषय भी नहीं हो सकता। क्योंकि जो छोटे व्यापारी है या उद्योग है, ये अपनी ही योजना बना के काम करते हैं, जो भी उनके पास संसाधन है उसके हिसाब से करते हैं। मगर जो देश हैं और बहुत बड़ी कंपनियां हैं
जो केंद्रीय बैंक हैं, बड़े बड़े बैंक हैं, उनके लिए आवश्यक हो जाता है कि वो आर्थिक विकास कितनी तेजी के साथ में हो रहा है और नहीं हो रहा है, तो क्या कारण है, रोड ब्लॉक्स क्या है, बाधाएं क्या है, और उन बाधाओं को कैसे दूर किया जाए। जैसे इसी साल भारत सरकार ने जो बजट पास किया है वो पिछले सालों के बजट से काफी अलग है। शुरू शुरू में तो जो है, जो बाजार का रुख था वो लगभग कह सकते हैं कि नकारात्मक था। उन्हें यह जो भी सुधार किए गए थे वो उन्हें स्वीकार्य नहीं थे। इस कारण से सेंसेक्स और निफ्टी दोनों जो है ना, इनका मूल्यांकन जो है, शेयरों का जो शेयर बाजार जो है उसमें तेजी के साथ में घटा। मगर 2 दिन बाद जब समझ में आया कि नहीं, इसके पीछे कारण कुछ और दूसरे हैं, हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहे हैं, तब कहीं जाकर अब जो है थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट होना चालू हुआ है। और सबसे ज्यादा फर्क जो पड़ा है वो जब यूएसए ने अपने टैरिफ को 15% कर दिया। वो वैसे 50% की बात चल रही थी उनकी तरफ से, मगर भारत ने कहा कि हम अपने किसानों के हितों की बलि नहीं चढ़ा सकते, हम अमेरिका से खाद्यान्न को आयात नहीं कर सकते। तब कहीं जाके जब उस चीज के ऊपर हम अड़े रहे, तब कहीं जाके जो है अब ये नया एक समीकरण पैदा हुआ है, जिसके कारण शेयर मार्केट में ज्यादा उछाल आया है। केंद्रीय बजट का जहां तक सवाल है वो तो उसका कुछ असर हुआ है, मगर ज्यादा असर जो है इस कारण से हुआ है कि अमेरिका ने अपने टैरिफ को कम किया है। भारतीय रुपया जो लगातार डॉलर के मुकाबले गिर रहा था, वो अब उसने भी सुधार देखा जा रहा है। ये तो खैर राजनीति की बात हो गई। अब मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि जो सिमुलेट कैसे किया जाता है और सिमुलेट का मतलब क्या होता है। सिमुलेशन का मतलब ये होता है कि जो स्थितियां डेवलपमेंट की हो सकती है, संभावित है, उन्हें कंप्यूटर के प्रोग्राम के जरिए कैसे वास्तविक रूप में उन्हें दोहराया जाए, और यदि किसी सुधार के बीच में गुंजाइश होती है, जैसे हमारे देश में हर क्वार्टर में एक अनुमान लगाया जाता है कि अर्थव्यवस्था किस रफ्तार से आगे बढ़ रही है, जो कोर सेक्टर है वो किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, सर्विस सेक्टर कैसे परफॉर्म कर रहा है, रक्षा का क्षेत्र कैसे परफॉर्म कर रहा है, आयात बढ़ रहा है कि निर्यात बढ़ रहा है। ये सब चीजें जो है सम्मिलित रूप से आर्थिक विकास को प्रभावित करती हैं, और इन्हें अगर जिसे कहते हैं कि एक क्वार्टर के अंदर इसमें सुधार नहीं परिलक्षित हुआ है तो वो क्यों है, हम अपना सुधार कर लें। बैंकिंग व्यवस्था में जो ऋण देने की व्यवस्था है या रेपो रेट जिसे कहते हैं उसमें किया जाए। हमें निर्यात को बढ़ावा देने के लिए और क्या करना है, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें और अधिक सुधार की क्या गुंजाइश है, हमें क्या छोटे उद्योग स्टार्टअप्स जो होते हैं उन्हें प्रोत्साहन देने की जरूरत है जिससे निर्यात बढ़े और आयात कम हो, क्योंकि निर्यात आयात का सीधा असर हमारे देश के अंदर या तो मुद्रा का आगमन होगा या यहाँ से उसका निर्गमन होगा। इस कारण से बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है ना वो कम ज्यादा होता रहता है। पूंजीगत व्यय बढ़ाने चाहिए या जो राजस्व संबंधी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उन्हें कम ज्यादा करना चाहिए। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि परिस्थितियां क्या है। परिस्थितियां कभी स्थिर नहीं होती, हर पल तो नहीं कहना चाहिए, मगर बहुत कभी कभी तेजी के साथ में इनमें बदलाव होता है। इन बदलावों को कैसे आर्थिक विकास में इनको शामिल किया जाए और किस तरह से हम और अधिक तेजी के साथ में आगे बढ़ सकें। वैसे तो कहा जाता है कि जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं उसमें भारत सबसे तेज, आज भी इसकी गति जो है ना दूसरी अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले तेज है। मगर इसका एक बहुत बड़ा कारण जो सभी बताते हैं कि एक विशाल हमारे यहाँ
मध्यम वर्ग है जो लगातार जो है ना उन्नति कर रहा है, और यहाँ पर उपभोग करने की क्षमताएं जो है ना इस सेक्टर की अपार है। अपार इस दृष्टि से कहा जाए कि जो उपभोग के लिए जो वस्तुएं हैं वो आज भी हमारे देश में आसानी के साथ में उपलब्ध हैं। वैसे कुछ उसमें विरोधाभास है जिनके बारे में चर्चा में अगले कुछ सत्रों में करूंगा उसके बारे में, मगर क्योंकि एक विशाल 140 करोड़ में से कम 100 करोड़ लोग मध्यम आय वर्ग में हैं और ये एक बहुत बड़ा उपभोक्ता वो है, तो स्वाभाविक रूप से इतने बड़े बाजार को कोई भी नहीं खोना चाहता है। इसलिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हो रहे हैं और इस कारण ही जो यूएसए है उसको अपने टैरिफ को कम करना पड़ा और भारत की ओर उसने मित्रता का हाथ आर्थिक संबंधों को सुधारने के लिए आगे बढ़ाया है। तो ये सिमुलेशन जो है ये मेरा एक सपना था कि इकोनॉमिक मैथमेटिक्स का जो प्रोग्राम डेवलप किया है इसमें सिमुलेशन को कैसे सम्मिलित किया जाए, क्योंकि किताब में लिख देने से बात अलग होती है और वास्तविकता को सामने रखकर कंप्यूटर के प्रोग्राम के जरिए उसको दोहराना एक बहुत ही अलग तरह का कार्य है, जो काफी कह सकते हैं कि ना केवल आर्थिक रूप से बड़ा था अपितु कठिन भी था। ठीक है, बाधाएं आती हैं, बाधाएं पार भी की जाती हैं और सीमित संसाधन होने के बावजूद यह प्रोग्राम बन गया है। और अगर कोई केंद्रीय बैंक या केंद्रीय सरकार हमारे देश की या किसी अन्य देश की कोई भी इस तरह की कोई अगर संस्था है जो ग्रंथ के सिद्धांतों पर आधारित इस प्रोग्राम के सिमुलेशन के पैकेज को यूज करना चाहती है, इसका प्रयोग करना चाहती है, तो यह कुछ तय शर्तों के साथ में उपलब्ध रहेगा। सिमुलेशन में वास्तविक अगर हम स्थितियों को सम्मिलित करेंगे तो इसके लिए जो डेटा की इनपुट होती है, आंकड़े जो डालते जाते हैं वो वास्तविक होने चाहिए, काल्पनिक नहीं होने चाहिए। कोई भी चीज आप डाल के वैसे आप उसको टेस्ट करने के लिए या उसका परीक्षण करने के लिए इसका सत्यता की जांच कर सकते हैं, मगर जहां तक वास्तविकता का सवाल है, अगर आप भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में जानते हैं कि 7% से हम आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको पहले तो जो वास्तविक आंकड़े हैं, डेटा है, उसकी इनपुट करनी पड़ेगी और उसके बाद में जो है फिर आप जो है ना उसको सिमुलेट कर सकते हैं कि अगर एक क्वार्टर में कोई बदलाव आया है उसे सम्मिलित करते हुए अब आगे दूसरे क्वार्टर में क्या किया जाए, तीसरे क्वार्टर में किया जाए, चौथे क्वार्टर में क्या किया जाए, 4 क्वार्टर के बाद में हमारा वित्तीय वर्ष समाप्त हो जाता है, तो अब नए वित्तीय वर्ष में क्या क्या चीजें की जाए, क्या क्या सुधार किए जाए, यह सब बातें जो है हमें धीरे धीरे करके इनका न केवल परीक्षण करना पड़ेगा, इसका विश्लेषण करना पड़ेगा। वस्तुपरक विश्लेषण तो प्रोग्राम खुद ही कर देगा। अपने गणितीय समीकरण जो भी हैं इकोनॉमिक्स के, जो इकोनॉमिक मैथमेटिक्स में जो गणित के सिद्धांतों के आधार पर जो विकास की क्या संभावना है, ये तो इसका विश्लेषण तो वो खुद ही कर देगा, प्रोग्राम ही कर देगा। मगर उस विश्लेषण को समझना और उसके हिसाब से वित्तीय आचरण में या वित्तीय नीतियों में सुधार कैसे किया जाए, यह सब बात जो है हमें खुद बनानी पड़ती। हमें स्वयं इस बात का वो करना पड़ेगा कि इस प्रोग्राम का यह निष्कर्ष है और इस निष्कर्ष के अनुसार ये सुधार पिछले बार जो गलतियां थी वो रह गई थी और इस बार जो है ना ये गलतियां दोहराई ना जाए, तो अब क्या करना है। जो एक रोड मैप होता है विकास का, कई बार होता है कि सीधा होता है, कभी दाएं मुड़ जाता है, कहीं बाएं मुड़ जाता है, कभी यू टर्न भी ले लेता है। यू टर्न का मतलब ये है कि जो हम काम कर रहे हैं उसके असर जो है ना उल्टी हो जाती है। तो
यदि हमें सीधी राह पे चलना है और तेज गति से आगे बढ़ना है तो दो चीजें अनिवार्य होती है। या तो आप रोड की जो कंडीशन है उसमें सुधार करें, और अगर उस एक रोड को के ऊपर ट्रैफिक ज्यादा है तो उसे 2 लेन में बदलने की जरूरत है, 4 लेन में बदलने की जरूरत है, 6 लेन में बदलने की जरूरत है। हमें राजमार्ग बनना है या गांव का जो है ना एक छोटी सी पगडंडी बनानी है, या उस पगडंडी के स्थान पर हमको एक सीमेंटेड रोड बनानी है या डामर की रोड बनानी है, यह सब निर्णय जो है ना हम अपने विकास के जो भी लक्ष्य हैं उसके अनुसार इसको तय करते हैं कि कितने वित्तीय साधन है। वित्तीय साधन के हिसाब से हम क्या सीमेंटेड रोड बना सकते हैं या फिर और किसी तरह की रोड बनाना है, इसका निर्णय जो है ना हमें वित्तीय संसाधनों की जरूरत है। अगर हमारे पास में वित्तीय संसाधन नहीं है तो क्या हमें लोन लेना है, अपने देश में लोन लेना है या विदेशों से लोन लेना है, यह सब निर्णय, नीतिगत निर्णय जो है ये जो ना केवल हमारी केंद्रीय सरकार है और जो केंद्रीय बैंक है, जो भी फिस्कल पॉलिसी होती है, वित्तीय जो निर्णय होते हैं उसके हिसाब से क्या करना है क्या नहीं करना, यह सब इस बात को निर्भर करके जो है ना आगे का विकास का जो मार्ग उसे प्रशस्त किया जाता है। अगले सत्रों में मैं इस साल का जो केंद्रीय बजट है उसके आंकड़ों के आधार पर कुछ विश्लेषण करके इसी प्रोग्राम के जरिए करके मैं आपके सामने उसको जो भी तथ्य हैं उसको प्रस्तुत करूंगा। साथ ही साथ जो है ना इस दौरान और कुछ जो बदलाव किए गए हैं कि एक ही प्रोग्राम के जरिए अकाउंटिंग कैसे की जाए, ऑडिट कैसे किया जाए, जीएसटी ऑडिट कैसे किया जाए और कैश फ्लो कैसे बनाया जाए, फंड फ्लो कैसे बनाया जाए, एक ही प्रोग्राम के जरिए कैसे संभव है। यह हर कंपनी के लिए या हर व्यक्ति के लिए ये दूसरा सॉफ्टवेयर जो है ये उपलब्ध रहेगा और इसे कोई भी खरीद सकता है। मगर जहाँ तक सिमुलेशन का सवाल है, मैंने आपसे कहा कि ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपयोगी हो भी नहीं सकता, और क्योंकि कीमत इसकी ज्यादा है अर्थात वित्तीय रूप से उन्हें इस सॉफ्टवेयर को हासिल करने का प्रयास करना भी नहीं चाहिए। तो अपनी एक बार फिर मैं प्रसन्नता आपके साथ में उसे जाहिर करता हूँ कि एक जो सपना था मेरा कि कैसे अर्थव्यवस्था के मॉडल को सिमुलेट किया जाए, वह सपना आज आपको सच होते हुए देखकर और आपके साथ में इस खुशी को बांटकर मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है। आशा है कि आप सब जो दूसरे सॉफ्टवेयर हैं और साथ में जिस सॉफ्टवेयर का मैंने आपसे उल्लेख किया है इसे खरीद कर, इसे क्रय कर वित्तीय रूप से मुझे मदद करने का, सहयोग करने का, और इसमें अगर कोई आपके सुधार है, आपके हिसाब से कुछ अगर इसमें बदलाव किया है तो उन सुझावों का और उन बदलावों का मैं हर हालत पे जी जान से इसकी कोशिश करूंगा कि उन सुझावों के हिसाब से कैसे इसका नया स्वरूप बनाए सब। तो इस संबोधन के साथ में मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद। आपने जो समय दिया, आपने जो इस प्रोग्राम को समझने में जो तकलीफ उठाई है उसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी रहूँगा। नमस्ते।